हेलो नीट एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर नीट क्वेस्ट पिक्स चैनल, जहां पर हम नीट रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं और सब कुछ जो आपको नीट क्रैक करने के लिए चाहिए वो सब कुछ हम शेयर करते हैं। चलिए, आज की बात है भाई कि 5 साइलेंट किलर्स जो आपको एक्चुअल में मतलब कि आपके नीट 2026 को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो कौन से किलर्स हैं। 5 साइलेंट किलर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक किलर 1। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि नॉट नोइंग द एग्जाम। आप अपने एग्जाम जो है उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, मिस्टेक क्या क्या करते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। देखो, वो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। यू आर फाइटिंग अ वॉर विदाउट नोइंग योर एनिमी। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है। तो पहले तो दुश्मन को तो पहचानिए कि आपका दुश्मन कौन है, किससे लड़ना है आपको। आप लड़े जा रहे हैं बस, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो यही है कि पहले दुश्मन को पहचानो। दुश्मन मतलब आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपकी गलतियां क्या है। आप 5-6 बुक्स एक साथ सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स के लिए जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, जबकि आपको पता है कि 80% जो पार्ट है फिजिक्स का वो फॉर्मूला बेस्ड है। उसी तरीके से आप बायोलॉजी में एक गलती कर रहे हैं कि आप 4 से 5 जो है रेफरेंस बुक्स यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, बायोलॉजी के लिए, जबकि आपको पता है कि 95% से भी ज्यादा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आएगा। स्टिल यू are using 4 to 5 reference books for biology। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको एक्सेप्शन की तरह जो है ट्रीट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि 95% पेपर जो है केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी से आएगा। तो ये आपकी मिस्टेक्स हैं, ये आपके दुश्मन हैं। अब लड़ा कैसे जाए, इनका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये है कि आप पहले तो सबसे पहले पेपर एनालाइज करें। जो PYQs हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको एनालाइज करें। सब कुछ करना बंद करिए, जो नीडेड है सिर्फ वही करिए। सब कुछ नहीं करना होता है, जो नीडेड है, जो रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। देन मास्टर फॉर्मूला एप्लीकेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में देखो ज्यादातर पार्ट जो है पेपर का वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो फॉर्मूला जो है उस पर मास्टरी करिए, ठीक है। एंड डी कोड द एनसीईआरटी इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। भाई हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो एक कोडेड बुक है, डायरेक्ट कोई भी लाइन उठकर नहीं आएगी एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में, नहीं। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। नहीं, तो आपको उन बुक्स को, जो हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, वहां पर आपको इन बुक्स को, एनसीईआरटी बुक्स को डी कोड करना होगा। अब दूसरी बात आती है, यू आर अ रिसोर्स कलेक्टर नॉट अ स्टूडेंट। आप एक रिसोर्स कलेक्टर बनकर रह गए हैं, स्टूडेंट नहीं बन रहे हैं। भाई आपको स्टूडेंट बनना है। सिर्फ आपने रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिए, लेकिन पढ़ाई तो करी ही नहीं, सॉल्व तो किया ही नहीं। सो रिसोर्स कलेक्ट करने से क्या होगा, क्या नीट क्रैक हो जाएगा? ऐसे नहीं। तो मिस्टेक क्या है, आप सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव आउटपुट जो है वो तो आ ही नहीं रहा है। आउटपुट भी तो आना चाहिए। मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जितनी आपने पढ़ाई करी है उस हिसाब से आपके स्कोर भी होना चाहिए, बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। So that means simply you are busy, you are not productive. Then you have modules from 4 coachings, 3 reference books and 10 telegram PDFs. आपके पास resources बहुत सारे हैं, but क्या आप उसको पढ़ भी पा रहे हैं? सिर्फ कलेक्ट करना, रिसोर्सेज कलेक्ट करके रखना कि मेरे पास इतना इतना स्टडी मटेरियल है, लेकिन क्या आप उसे पढ़ भी रहे हैं? सिर्फ कलेक्शन करने से क्या नीट क्रैक हो जाएगा? नहीं। सो योर ब्रेन इज कंफ्यूज्ड हियर। सिर्फ रिसोर्स कलेक्ट करना ही पढ़ना नहीं होता है। सोल्यूशन क्या है? रिसोर्स लॉक इन टुडे। मतलब आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड है। सो 1 कोर कोचिंग मॉड्यूल। अब आपको क्या क्या रिसोर्सेज में रखना है वो मैं यहाँ आपको सोल्यूशन में बता रही हूँ कि एक मॉड्यूल, किसी भी आपको जो भी आपको बेस्ट कोचिंग लगती है वहाँ का आप एक मॉड्यूल रखिए, 1 PYQ बैंक आप रखिए, और एनसीईआरटी तो हमारी है ही सही, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 10 बुक्स 1 टाइम, एक ही बार में अगर आप 10 बुक्स को रेफर करेंगे या 10 बुक्स आप सामने लेकर बैठ रहे हैं, दैट मीन्स फेलियर, यू विल बी फेल्ड। और इसीलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 बुक 10 टाइम्स रैंक। एक ही बुक को 10 बार पढ़ेंगे, दिस गिव्स रैंक। ये रैंक देने वाली चीज है, या हम बोल सकते हैं ये रैंक देने वाला काम है, लेकिन ये जो है ये फेल होने वाला काम है। तो हमें फेल होने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें रिसोर्स कलेक्टर नहीं बनना है, हमें स्टूडेंट बनना है। नेक्स्ट आ जाता है, योर बैकलॉग इज अ ज़ॉम्बी एंड इट्स ईटिंग यू अलाइव।
ज़ॉम्बी की तरह काम कर रहा है आपका बैकलॉग, जो आप इकट्ठा करते जा रहे हैं और पाइलअप करते जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा सा पहाड़ आपने बना लिया, और जब आप बिल्कुल एंड में आ जाएंगे कि अब नीट एग्जाम आने वाला है, जब आप एंड में मुड़ के देखेंगे तो आपका वो बैकलॉग का जो पाइलअप है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आपने पढ़ा है उसके सामने वो बहुत छोटा लगेगा जो पढ़ा हुआ है, और इसीलिए उसको इकट्ठा नहीं करना है। सो यू मिस वन क्लास, वन ज़ॉम्बी क्रिएटेड। हर एक मिस्ड क्लास पे आपने एक ज़ॉम्बी क्रिएट किया है। और आप क्या सोचते हैं कि कोई भी छुट्टी आएगी, कोई भी हॉलीडे आएगा, संडे आएगा, मैं उसको कवर कर लूँगा? क्या आप संडे को ऐसा कर पा रहे हैं? क्या आपने उस ज़ॉम्बी को ख़त्म कर दिया संडे को? संडे जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ स्किप हो रहा है, कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए छूटते जा रहे हैं, तो वो भी पाइलअप होते जाएंगे और संडे तक आते आते आपके पास एक ह्यूज जो है बैकलॉग का पाइलअप होगा। सो नाउ यू कांट स्टडी न्यू टॉपिक्स, कांट कवर ओल्ड वंस। अब ना तो आप नए टॉपिक्स पढ़ पा रहे हैं क्योंकि पुराने से वो रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, तो ना तो आप नए टॉपिक्स पढ़ पा रहे हैं, ना आप पुरानों को पूरा रिकवर कर पा रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? स्टॉप वेटिंग फॉर संडे। भाई संडे का वेट क्यों करना है? क्या हमारे पास बीच में हम इतना सा टाइम नहीं निकाल सकते कि कल का जो हमारा छूटा है वो हम आज ही कवर कर लें? अगर आज हमें टाइम मिला है तो, नहीं तो निकालें टाइम। क्रिएट अ 2 आवर डेली बैकलॉग स्लॉट। रोज डेली जो है हमें 2 घंटे का जो है बैकलॉग स्लॉट रखना ही रखना है अपने शेड्यूल में, ताकि जो लास्ट जो यस्टरडे वाला जो हमारा बैकलॉग है वो आज टुडे में कंप्लीट हो जाए, वो रिकवर हो जाए। किल बैकलॉग्स डेली, नॉट वीकली। वीकली मत करिए, वेट मत करिए। मतलब एक तरीके से संडे का वेट नहीं करना है। वैसे भी संडे को नहीं हो पाता है भाई, हम लोग सोच के रखते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, बट वो तब तक बहुत बड़ा सा बैकलॉग का पाइलअप हो जाएगा। ठीक है, यू आर स्टडिंग लाइक अ पेशेंट विद एमनेशिया। अब ये क्या पॉइंट है? आप एक पेशेंट की तरह पढ़ रहे हैं जिसको एमनेशिया है। सो मतलब भूलने की बीमारी, भूलते भी जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का भाई, एग्जाम आने तक तो आप सब कुछ भूल जाओगे, फिर क्या मतलब रह गया? फिर पढ़ने का क्या मतलब रह गया? अब आप बोलें कि क्या मैम हम एक रात पहले पढ़े ताकि हमें नेक्स्ट डे तक याद रहे। एक रात पहले क्या आप पूरा सिलेबस कर लेंगे नीट का? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो करें क्या? तो मिस्टेक क्या है कि भाई रोटेशनल मोशन जो है वो हमने कवर किया, हमने पढ़ा, 400 क्वेश्चन लगा लिए, उसके सॉल्व कर लिए, 1 महीने बाद सब ब्लैंक। रोटेशनल मोशन का मैंने क्वेश्चन दिया और आप ब्लैंक हो गए, जीरो। क्या रहा मतलब? जो आपने इतना टाइम दिया इस टॉपिक को, इन क्वेश्चंस को, सब वेस्ट गया। सो आपका ब्रेन जो है वो 2 साल का सिलेबस एक साथ याद नहीं रख सकता भाई, ह्यूमन ब्रेन है और सबके साथ ऐसा है, सिर्फ आप स्पेसिफिक कोई अलग से पर्सन नहीं हो, ये सभी के साथ में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल ब्रेन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल ब्रेन क्या है? एक्सटर्नल ब्रेन है आपके शॉर्ट नोट्स। आपके शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओगे, जब भी आप गलती करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पे, उन्हीं गलतियों के शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आप उन जगहों पर मिस्टेक्स कर रहे हो, उन पॉइंट्स में मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? उन मिस्टेक से क्या करना है? अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और यही शॉर्ट नोट्स आपका एक्सटर्नल ब्रेन है। भाई इंटरनल ब्रेन जितना कैपेबल है उतना वो याद रख पाएगा, लेकिन उसके अलावा जो बचता है वो कौन याद रखेगा? वो आपके एक्सटर्नल ब्रेन में रहेगा। ठीक है, व्हेन यू सॉल्व 100 क्वेश्चंस यू फाइंड 10 to 15 फॉर्मूलाज और मिस्टेक्स यू रिपीट। जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें से 10 से 15 फॉर्मूला या मिस्टेक्स आप रिपीट करते हो, और उन्हीं मिस्टेक्स को आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाना है, रखना है। सो राइट ओनली दोज। ये जो आपने 10-15 गलतियां करी हैं इनको लिखिए एरर नोटबुक में, और यही आपके रियल रिवीजन टूल बनेंगे आगे चलकर, क्योंकि इन्हीं में आपने सबसे ज़्यादा गलतियां करी। जिनमें गलतियां नहीं करी हैं उनको तो आपने अच्छे से याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, उनको तो आपने इंटरनल ब्रेन में फीड कर लिया। अब जो गलतियां करी हैं वो जाएंगी सारी एक्सटर्नल ब्रेन, मतलब आपके एरर नोटबुक या शॉर्ट नोट्स में, जो आपके रियल रिवीजन टूल बनेंगी ड्यूरिंग द रिवीजन टाइम। सो दीज आर द मेन मिस्टेक्स। और लास्ट में आता है आपका द मोस्ट डेंजरस किलर, दैट इज नो रियल प्रैक्टिस। कोई रियल प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। व्हाट इज रियल प्रैक्टिस? अब आप बोलोगे मैम रियल प्रैक्टिस है क्या? तो भाई आप ऐसा सोचते हो कि प्रिपरेशन हमारी ट्रैक पे चल रही है, ऑन ट्रैक चल रही है, क्योंकि आप सारे टेस्ट जो है वो स्किप कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है, जब तक आप टेस्ट दोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं, जो आपने पढ़ा है वो उस बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ये तो आपको पता ही नहीं है। ये आपको पता कैसे चलेगा? बाय गिविंग टेस्ट।
सो योर एक्सक्यूजेस, अब आपके एक्सक्यूजेस क्या होते हैं टेस्ट स्किप करने के लिए? कि सिलेबस नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, या फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा अगर कम मार्क्स आए। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस माने जाएंगे। अगर आपको सही में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको नीट क्रैक करना है, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता करनी है अपनी परफॉर्मेंस कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। सोल्यूशन क्या है? एम्ब्रेस द मिरर। देखो ये तो मिरर की तरह काम करेगा। आपके टेस्ट जो होंगे वो आपको असलियत बताएंगे आपकी, कि आप कितना पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, कितना डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, और आपको कितना जो है मेमोराइज हुआ है, कितना आपने समझा है। सो मॉक टेस्ट जो है वो एक्सरे की तरह यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड नहीं है। रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि टेस्ट दिया ही इसलिए। मॉक टेस्ट क्या है? एक तरीके से एक्चुअल टेस्ट से पहले जो हम रिहर्सल्स करते हैं उसी को बोला गया है मॉक टेस्ट। तो वो एक तरीके से एक्सरे है, वो आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है। रिपोर्ट कार्ड तो असली वाला तो नीट एग्जाम में आएगा, ठीक है। इट फाइंड्स योर वीकनेस सो यू कैन क्योर इट। आपकी गलतियां बताएगा मॉक टेस्ट। रिहर्सल, फाइनल के पहले एक रिहर्सल, एक क्यों 1000 बार रिहर्सल करो, ताकि आपको आपकी गलतियों का पता लगे और ताकि आप उनको क्योर कर सको, उनको हटा सको। जो आप मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हो उनको एक तरीके से वहां से हटा सको, और उसके बाद में फाइनल एग्जाम में वो गलती दोबारा रिपीट ना करो। रूल, वीकली टेस्ट आर कंपल्सरी। वीकली जो टेस्ट होंगे वो कंपलसरी है। वीकली आप टेस्ट दो, वीक में जितना भी पढ़ा है उन सब का टेस्ट दो, ताकि आपको पता चले कि आपने जितना पढ़ा है वो याद रहा, नहीं रहा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए वीकली टेस्ट कंपलसरी है। और मार्क्स मत देखो, बस अपनी गलतियां देखो। ये मॉक टेस्ट है, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, ये इसीलिए है, गलतियां जानने के लिए, कि क्या गलती कर रहे हैं, क्या याद नहीं रह रहा है, कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ हम मेनली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ हम लो स्कोर कर रहे हैं। तो मार्क्स मत देखो, सिर्फ अपनी गलतियां देखो। सो जो टेस्ट से भागेगा वो रैंक से भागेगा, सीधी सी बात है। जो टेस्ट से भागे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं लगेगा, और जब तक गलतियां सुधारोगे नहीं तब तक आप फाइनल में भी वही गलती रिपीट करोगे। ये साइलेंट है, ये सीधा आपको एग्जाम के दिन झटका देंगे जब आपसे पेपर नहीं बनेगा। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वेकअप कॉल आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।